तो एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो जैसा कि आपको बताया कि हमने हमारा ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया था और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 14 जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनर्जी फ्लो। इसके पहले भी हम लोग ने ऑलरेडी 13 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं पूरे के पूरे 12th बायोलॉजी के। जिसने नहीं देखा है, टाइम बहुत कम है, जाके थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना फटाफट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। सो आज से हम लोग चालू करेंगे हमारा 14th लेसन। सही है। छोटा सा लेसन है, बहुत प्यारा सा लेसन है, 2 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पे फ्रीली अवेलेबल है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, आपको 1 भी रुपए उसमें चार्ज नहीं देना है। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ रही है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपका एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए। उसके बाद बहुत सारे लेक्चर्स भी उसके ऊपर आने वाले, तो आप खुद तो डाउनलोड करें और साथ ही साथ आपके जो भाई बहन है, आपके जो दोस्त है, उनको भी रेकमेंड करें हमारी एप्लीकेशन को। क्लियर है? समझ में आ गया? और यदि आपको कोई भी डाउट होता है मेरे सेशन के थ्रू, मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं उस पूरे लेसन के थ्रू आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको लेसन से डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। डायरेक्टली वहां मैसेज करो, आपके सारे के सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व कर दी जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अपने डाउट क्लियर करवाते हैं वहां पे, तो आप भी कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ अगर कोई मुझे अप्रिशिएशन देना हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी पसंद आता है, तो वो भी आप वहां पे आके बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 1 हमारे कौन से लेसन का, दैट इज इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो के बारे में। सही है। तो हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले एक लेसन पढ़ा हुआ था, इसके पहले एक लेसन पढ़ा हुआ ना हम लोग ने इकोलॉजी का। सो उसके अंदर क्या देखा था हम लोग ने? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग क्या देखा था? अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग कि इकोसिस्टम होता क्या है आखिरकार। तो इसको सबसे पहला ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये किसने दी थी? दैट इज टेंसली। साइंटिस्ट है जिनका नाम था टेंसली। एक सेकेंड। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेंसली। कब दी थी इन्होंने? इन्होंने 1935 में। ठीक है। कब दी थी इन्होंने टर्म? 1935 में। आखिरकार ये होती क्या है इकोसिस्टम? जिसने मेरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला लेक्चर नंबर 1 देखा है उस लोगों को उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये होता क्या है इकोसिस्टम। जिसने नहीं देखा उसको एक बार मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखो क्या होता है, हाँ सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सही बात है। सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। आप भी सेल से बने हुए हो, मैं भी सेल से बना हूं। आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे छोटे छोटे माइक्रोब्स भी क्यों ना हो, वो किससे बने हैं? सेल से बने। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। सही बात है। ठीक है। बड़े सारे टाइप से सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, जर्म सेल होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इन सेल्स से आगे चल के ग्रुप बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। भैया इन सेल से आगे चल के ग्रुप बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड स्पेसिफिक एरिया। ठीक है। एक जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होंगे और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज टिश्यू। सही बात है। उसके बाद बड़े सारे टिश्यूज जब एक साथ आते हैं तो क्या मिलते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ये सबको आता होगा आई गेस। अब सबको ये वाली चीजें पता होगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम बार इसको बता दिया, बहुत बार इसको बताया। तो सेल से आगे चले क्या फॉर्म होता है? टिश्यू। बहुत सारे टाइप के टिश्यूज भी होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन यानी हमारे बॉडी के अंदर लिवर हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रिया हो गया, ऐसे बड़े सारे टाइप के क्या मिलते हैं? ऑर्गन मिलते हैं। ऑर्गन किससे बने हुए हैं? टिश्यू से बने हुए हैं। अलग अलग टिश्यूज एक साथ आके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। फिर ये ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। सही है। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे हमारा नॉस्ट्रल है, सॉरी नॉस्ट्रल बोल रहा हूँ, रेस्पिरेटरी में आएगा ना। तो हमारा जो माउथ है उसके बाद यहाँ से ईसोफेगस चालू होती है। सही है। ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ऐसे पूरी बहुत सारे ऑर्गन्स क्या मिला के एक सिस्टम बनाते हैं। सही है। फिर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नेजल ये आ जाता है, नेजल चेंबर, हमारा नोज आ जाता है। उसके बाद यहाँ से लैरिंग्स, फेरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंका, फिर लंग्स, ऐसे बड़ी सारी चीजें आ जाती है। बड़े सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं किसी भी ऑर्गन सिस्टम के अंदर। सही है। तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम किससे फॉर्म हुआ है? बड़े सारे ऑर्गन से मिलके। और अगर मैं सारे ऑर्गन्स को मिला दूं, ठीक है, सॉरी सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सही बात है। ठीक है। एक कंप्लीट क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब
फॉर अब देखो यहां से हमारा खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां तक हम लोग ऑलरेडी हमारे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं। टिश्यू के ऊपर आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू का चैप्टर था, सही है। प्लांट में आप लोग ने पढ़ा था सिंपल टिश्यू, ये अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ऐसे बड़े टाइप के टिश्यूज पढ़े थे आप लोग ने प्लांट के अंदर। एनिमल की बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा आप लोग ने, स्क्वामस टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल में से टाइप्स होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू के, फिर मस्कुलर टिश्यू होता है, फिर आपका हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बड़े सारे टाइप के टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग ऑर्गन भी पढ़ते हैं, बड़े ऑर्गन भी हम लोग पढ़ते हैं ना बहुत सारे क्लास में। फिर ऑर्गन सिस्टम भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी इसी ईयर आप लोग ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर था, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ा है और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ा है, सही है। तो लास्ट ईयर भी आप लोग ने ये पढ़ा था जैसे फोटोसिंथेसिस, वो उसका एक सिस्टम है पूरा, सही है। तो ऐसे बड़े सारे सिस्टम हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीजें शुरू होती है वो इकोलॉजी में शुरू होती है, ठीक है। इकोलॉजी में चीजें शुरू होती है, दैट इज अवर ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिज्म क्या बोला, एक ऑर्गेनिज्म है। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जैसे अगर मैं इंसान की बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, तो मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों बहुत सारे लोग क्या रहे, जो बहुत सारे ह्यूमंस है वो क्या रह रहे हैं, इस अर्थ पे रह रहे हैं, सही है। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला दूं तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ। पॉपुलेशन मतलब क्या होती है कि बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनका एक ग्रुप, ठीक है। बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो कि सिमिलर स्पीशीज के होने चाहिए, एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ये एरिया कौन डिसाइड करता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ऑब्जर्वर है, जो स्टडी कर रहा है, वो एरिया डिसाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोईसर के ऊपर स्टडी करनी है, तो मैं एरिया क्या डिसाइड करूंगा, बोईसर की पॉपुलेशन ये डिसाइड करूंगा। अगर मुझे बोईसर के ऊपर स्टडी करनी है तो मैं क्या बोलते हैं, अमेरिका की पॉपुलेशन डिसाइड करूंगा क्या, नहीं, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन नहीं डिसाइड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे स्टडी करनी है मैं उतनी पॉपुलेशन डिसाइड करता हूं, ठीक है, वो एक एरिया हो जाता है, सही है। तो पॉपुलेशन का भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। और हमारे जो लास्ट वाला लेसन था उसका नाम ही था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसमें हम लोग ने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था, सही है। अब मैंने क्या बोला था, इसके आगे भी एक चार्ट जाता है हमारा, इसके आगे भी थोड़ा बहुत चार्ट जाता है, दैट इज हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है, सही है, एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है, फिर साथ ही साथ एक डॉग की पॉपुलेशन है, फिर साथ ही साथ कुछ कैट्स की पॉपुलेशन है। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन, अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया की बात करूं, जैसे बोईसर की बात करूं या फिर मेरे मोहल्ले की बात करूं, तो वहां पे अलग अलग टाइप की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब क्या, जैसे डॉग और मेरे बीच में इंटरैक्शन है, मैं उसको रोटी देता हूं, वो मेरी प्रोटेक्शन करता है, सही है, या फिर मैं उसको एक लात मारता हूं तो वही मुझे मुड़ के काट लेता है ना, कभी कभी काट लेता है, उसका मन है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में क्या होती है, इंटरैक्शन होती है, सही है। जैसे कॉकरोच आ गया तो कॉकरोच के बीच में हमारी कॉकरोच की इंटरैक्शन होती है ना, वो हमारा खाना चुराता है, हमको बीमारी कॉज करता है, हम उसको चप्पल से मार देते हैं। सो ऐसे बड़े सारे बड़े सारे पॉपुलेशन क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कम्युनिटी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि बड़े सारे पॉपुलेशन जब एक साथ आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, सही बात है। अब देखो इसके आगे भी एक चीज होती है कि अब ये जितने भी ये सारे बायोटिक फैक्टर हो गए, जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर। तो मैं एक लिख देता हूं, दैट इज बायोटिक फैक्टर। ये एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, सही है, ठीक है। यहां पे सही है, क्या बोला मैंने, यहां पे कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब क्या, यहां पे बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशन है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसको मैंने क्या बोला, बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर से भी तो इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मेरा इस पेन के साथ इंटरैक्शन है, मेरा इस बोर्ड के साथ इंटरैक्शन है, मेरा इस कैमरे के साथ इंटरैक्शन है, फिर तुम्हारा फोन के साथ इंटरैक्शन है, ये ए बायोटिक फैक्टर हो गए। तो ये तो मैनमेड चीजें हो गई। फिर मैं बोलूं तुम्हारा अगर नेचुरल चीजें की, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर के साथ तुम्हारा इंटरैक्शन है ना, तुम पानी पीते हो घर पे, ठीक है, तो जो पानी है तुम्हारे, तुमको हाइड्रेटेड रखता है, सही है। और भी बहुत सारी चीजें जो क्या करते हैं, तुम जैसे सांस लेते हो एयर में, सो एयर क्या है, इट इज ए बायोटिक थिंग, और उसके साथ तुम्हारा इंटरैक्शन है, सही है, समझ में आ रही बात। तो हमारे जो बायोटिक फैक्टर है वो इंटरैक्ट करते हैं ए बायोटिक फैक्टर से भी, ठीक है। हमारे बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक फैक्टर से भी क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इसी इंटरैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। इसी इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, जो कि हम लोग को इस लेसन के अंदर पढ़ना है, क्योंकि इस लेसन का नाम ही क्या है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में बताऊंगा तुम लोग क्या होता है। अभी इतना समझा, ठीक है। अभी इतना समझा कि इकोसिस्टम मतलब क्या होता है। तो अगर इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ गई एग्जाम में तो तुम लोग लिख सकते हो ना बड़े आराम से। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है सर, कि सर इट इज अ इंटरैक्शन बिटवीन ए बायोटिक फैक्टर
ठीक है। ए बायोटिक का सॉरी इट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, मतलब बायोटिक फैक्टर बायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मैं एक इंसान हूं तो मैं किसी दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, मैं एक इंसान हूं तो मैं किसी एक डॉग के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, ये भी एक टाइप की इंटरेक्शन है। साथ ही साथ मेरा इंटरेक्शन नॉन लिविंग थिंग के साथ भी है, जैसे मेरा पेन के साथ इंटरेक्शन है, हवा के साथ इंटरेक्शन है, वाटर के साथ इंटरेक्शन है, सही है। तो क्या बोला मैंने कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक और ए बायोटिक और बायोटिक, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बायोटिक बायोटिक के साथ इंटरेक्शन करेगा और बायोटिक ए बायोटिक के साथ भी क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। इसी चीज को मैं क्या कहता हूं? दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है? दैट इज इकोसिस्टम। क्लियर है? समझ में आ गया? मैंने आप लोग को इकोसिस्टम के बड़े सारे एग्जांपल भी दिए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक पॉन्ड है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है, कहीं का भी ले लो, बोईसर का है, हमारे एरिया में एक पॉन्ड है, ठीक है। इस पॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहली बात सबको पता है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। अब इस वाटर के साथ साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिशेस की कुछ पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, कुछ फिशेस की पॉपुलेशन है, कुछ फ्रॉग की पॉपुलेशन है, कुछ इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स की पॉपुलेशन है, समझ रहे हो? कुछ एक्वाटिक प्लांट, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज ना, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, कुछ फिशेस की पॉपुलेशन है, कुछ फ्रॉग्स की पॉपुलेशन है, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स की पॉपुलेशन है। अब ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी, सही है, क्योंकि इंसेक्ट आएगा इस एक्वाटिक प्लांट पे बैठेगा और क्योंकि वो हर्बीवोरस है ना, तो इंसेक्ट क्या करेगा? इसको खाना चाहेगा, ठीक है, वो इसको खाएगा। फिर फ्रॉग क्या करेगा? इस क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को खाएगा, अपनी जीभ निकालेगा, उसको इंसेक्ट को पकड़ लेगा। तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वाटर है, ये जो वाटर है यहाँ पे, इसके साथ भी तो इन सबकी इंटरेक्शन है, क्योंकि अगर ये वाटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो क्या यहाँ पे फिशेस प्रेजेंट होती? क्या यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट प्रेजेंट होते? नहीं ना। सो ये क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इट इज अ वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम बहुत टाइप के हो सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, बताता हूं मैं आप लोग को। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ क्या है? एक डेजर्ट, ये थोड़ा इट इज अ डेजर्ट। तो आप बताओ डेजर्ट में क्या वाटर वाले जैसे एनिमल्स मिलेंगे, वाटर वाले जैसे प्लांट मिलेंगे? जैसे यहाँ पे प्लांट मिल रहे हैं, जो एनिमल्स मिल रहे हैं, क्या वो डेजर्ट में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वहां पे हम लोग को अलग टाइप के प्लांट मिलेंगे, जैसे हम लोग को वहां पे कैक्टस मिलेगा, ठीक है, वहां पे हम लोग कैक्टस मिलेगा, ठीक है। फिर वहां पे हम लोग को कैमल्स मिलेंगे, एनिमल की बात करूं तो एनिमल में वहां पे क्या मिलेंगे? कैमल्स मिलेंगे। फिर अजीब अजीब स्कॉर्पियंस भी मिलते हैं वहां पे हम लोग को, सही है, बहुत सारे टाइप्स के स्कॉर्पियन मिलता है। तो ये अलग हो गया, समझ रहे हो? यहाँ पे एनिमल्स अलग है, यहाँ पे क्योंकि एनिमल्स क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर अलग है। एबायोटिक फैक्टर मतलब क्या है? यहाँ पे सैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? सैंड। इसकी वजह से इनके अंदर भी कुछ एडेप्टेशन देखने मिलती है। एडेप्टेशन मतलब क्या कि जो कैमल्स है, फॉर एग्जांपल कैमल की बात करो तो वो क्या करेगा? अपना जो फीट है उसको फ्लैट कर लेता है, अपने जो पैर है उससे फ्लैट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इसके अंदर सैंड के अंदर, रेत के अंदर धंस ना जाए, समझ रहे हो? तो ये उसकी एक अडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। समझ में आ रही बात? तो ये एक दूसरे से तो इंटरेक्ट कर ही रहे, साथ ही साथ ये किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? सैंड से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये भी एक टाइप की क्या हो गई? इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है। ऐसे बहुत टाइप के इकोसिस्टम हम लोग को मिलते हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ये बोल सकते हैं हम लोग माउंटेन वाले रीजन है, ठीक है, तो माउंटेन वाले रीजन में अलग टाइप के हम लोग को प्लांट देखने मिलेंगे, अलग टाइप के हम लोग को एनिमल्स देखने मिलेंगे। फिर आप कहीं ट्रॉपिकल रीजन में चले जाओ तो वहां पे ऐसे अलग अलग टाइप के आप लोग को एनिमल और प्लांट देखने के लिए मिलेंगे, समझ रहे हो? तो अलग अलग इकोसिस्टम, मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे अलग अलग क्या है? इकोसिस्टम प्रेजेंट है, सही बात है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया की बात करो, जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? इंडिया की बात कर रहा हूं। तो इंडिया में जनरली इंडिया का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है, मतलब इतना तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया का अगर मान लो, ठीक है, चलो मान लो सेम नहीं रहता, चलो मान लो कि क्या बोल रहा हूं मैं कि इंडिया का टेम्परेचर सेम है, स्टार्ट टू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा टेम्परेचर क्या है? सेम है। और साथ ही साथ रेनफॉल भी क्या है? सेम है, ठीक है। क्या सेम है? टेम्परेचर भी सेम है और रेनफॉल भी क्या है? सेम है, ठीक है, समझ रहे हो? और इंडिया के अंदर ऐसे हजारों टाइप के इकोसिस्टम देखने मिलेंगे, बहुत टाइप के इकोसिस्टम देखने मिलेंगे, सही बात है। तो ऐसा कोई प्लेस जहां पे और बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम देखने मिलते हैं और उस प्लेस का जो रेनफॉल है वो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इस पूरे एरिया को, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को मैं कह दूंगा बायोम, ठीक है, इस पूरे एरिया को मैं क्या बोल दूंगा? बायोम। क्लियर है? समझ में आ गया बायोम क्या होता है? तो बायोम के बारे में हम लोग नहीं जाते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस लेसन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इकोसिस्टम पे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आ जाओ बढ़ते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में। इस लेसन में हम लोग को जनरली 4 चीजें पढ़नी है, 4 एस्पेक्ट पढ़ने हैं इकोसिस्टम के। कौन कौन से? एक हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, कैसे टाइम बाय टाइम चीजें बायोमास बढ़ता है, ठीक है, एक जगह का। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ 1 साल पहले जो बच्चा होता है वो क्या, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपका एग्जांपल देता हूं, तो अभी आपका जो वेट होगा, बायोमास की बात हो रही है, तो आपका वेट फॉर एग्जांपल 60 होगा, 65 होगा, या फिर किसी का और भी कम हो सकता है। लेकिन क्या आज के 5 साल बाद क्या आपका वेट सेम होगा? नहीं, आपका वेट इंक्रीज होगा ना।
सही है, बायोमास में क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा। सो ये हम लोग को देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी के अंदर कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है और कैसे कम हो रही है, वो हम लोग को जानेंगे प्रोडक्टिविटी के अंदर। दूसरा हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन क्या होता है कि बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और वापस उनका न्यूट्रिएंट वापस सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, इस लेसन का नाम भी एनर्जी फ्लो, सही है। तो एनर्जी फ्लो मतलब क्या है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। टॉपिक लेवल क्या होता है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर हम लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स के साइकिल के बारे में बात करेंगे, जैसे कार्बन साइकिल के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कार्बन साइकिल एक है। और हम लोग बात करेंगे फिर फास्फोरस साइकिल के बारे में, सही है। 2 साइकिल के बारे में हम लोग इस लेसन में जनरली बात करने वाले, क्लियर है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग को सिर्फ कवर करना है इस पूरे लेसन में, उसके बाद ये पूरा का पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को एनर्जी फ्लो पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। हाँ पता है मुझे कि ये पहले दिया है, लेकिन मैं आप लोग को सबसे पहले एनर्जी फ्लो पढ़ाना चाहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एनर्जी फ्लो पढ़ लोगे ना तो आप लोग को ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। चलो आ जाओ, सबसे पहले मैं आप लोगों को एनर्जी फ्लो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। देखो एनर्जी फ्लो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारे जो सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? सन, ठीक है। सूरज दादा हमारे मेन सोर्स है एनर्जी के। मतलब इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी घूम रही है, जितनी एनर्जी आपके अंदर है, जितनी भी एनर्जी शेयर के अंदर है, किसी के अंदर जो भी एनर्जी है वो सब कहां से आई थी? सन से आई थी। सही बात है, सन से आई थी। तो सबसे पहले सन से एनर्जी आती है और वो कौन कैप्चर करता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सही है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फिर ये ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे? ये ऑटोट्रॉप्स जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो क्या करेंगे? इस ऑटोट्रॉप्स को खा जाएंगे, सही है। तो मतलब एनर्जी क्या हो गई? उसके अंदर चली गई, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या हो गई? इनके अंदर चलेगी, किसके अंदर? हर्बीवोरस प्लांट्स के अंदर। फिर हर्बीवोरस क्या करेंगे? हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनको कौन खा लेगा? दैट इज प्राइमरी कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल मतलब क्या? जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। नॉनवेज मतलब क्या? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसको हम लोग कार्निवोरस बोल सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? इसको खा जाएंगे। दीज आर द प्राइमरी कार्निवोरस। ऐसे सेकेंडरी कार्निवोरस भी हो सकते हैं जो इनको खाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे क्या होंगे? दैट इज टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस मतलब क्या? कि जो दूसरों को खा जाएंगे लेकिन उनको कोई खाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे टाइगर हो गया, क्या टाइगर का कोई शिकार करता है? इंसान को छोड़ के, इंसान तो सबका शिकार कर लेते हैं, इंसान की बात मत करो। क्या टाइगर का कोई शिकार कर सकता है? लायन का कोई शिकार कर सकता है? नहीं। तो वो क्या है? दैट इज टॉप कंज्यूमर, सही है। वो क्या है? टॉप कंज्यूमर। क्लियर है, समझ में आ गया। सन से चीजें आ रही है, ठीक है, सन से एनर्जी आ रही है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? दैट इज हमारे ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है? फोटोसिंथेसिस करने के बाद, सही है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद कन्वर्ट हो रही है। और उसके बाद क्या है? वो हर्बीवोरस एनिमल उसे खा ले रहा है। फिर हर्बीवोरस को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन खाएगा? दैट इज अपने टॉप कार्निवोरस, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी कार्निवोरस हर्बीवोरस खा लेगा, उसके बाद टॉप कार्निवोरस इसको खा लेगा, प्राइमरी इसको खा लेगा। तो ये एक एनर्जी फ्लो चलता रहता है। मतलब इसके अंदर जो एनर्जी थी वो इसमें गई, फिर इसकी एनर्जी इसमें गई, फिर इसकी एनर्जी इसमें गई, फिर इसकी एनर्जी इसमें गई। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पता होना चाहिए कि जो सन है इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है, ध्यान से सुनना, हमारे अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है वो सब कुछ किसके द्वारा आ रही है? सन के द्वारा आ रही है। उसको कैप्चर कौन कर रहा है? हमारा प्लांट कर रहा है, ठीक है। प्लांट बोल सकते हैं या फिर जितने भी ऑटोट्रॉप्स है, जो बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ना, एनिमल फॉर्म में भी, जैसे क्लैमाइडोमोनास एक एनिमल है, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग जो चीजें हैं वो क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है इस डायग्राम में। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखो सन से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, ठीक है। सन से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। तो क्या हमारा जो प्लांट है वो सारी की सारी एनर्जी को ले लेता है क्या? हमारे जो प्लांट है उसको सारी की सारी एनर्जी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। देखो जितनी भी एनर्जी, ध्यान से सुनो, यहां पे लिखे नीचे, ठीक है। देखो जितनी भी एनर्जी हमारे सन से आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन मतलब क्या? ऐसा एनर्जी, ऐसा एक रीजन जिसको प्लांट कैप्चर कर सकता है, बाकी के रीजन को जो प्लांट है वो कैप्चर नहीं कर सकता। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। मतलब उस सन की रेडिएशन का एक ऐसा रीजन जिसको प्लांट क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है। तो इतना बड़ा नाम है तो इसको मैं PAR लिखूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। PAR मतलब क्या? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, सिंपल सी बात है। सो PAR कितना होता है? जितने भी सन का रेडिएशन आ रहा है ना उसका 50% से भी कम,
ठीक है, 50% से भी कम क्या होता है, PAR। यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं, देखो कितना होता है, 50% से भी कम। जितने भी सन का रेडिएशन आ रहा है हमारे अर्थ पे, उसका 50% से भी कम जो लाइट है वो क्या है, PAR। मतलब 50% से भी कम जो प्लांट है वो क्या कर सकते हैं, चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये तो कर सकते वाली बात है, लेकिन प्लांट करते कितना है, प्लांट सिर्फ और सिर्फ कितना करते पता है, 2 से 3%। ठीक है, कितना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3%। मतलब इस 50% में भी, ठीक है, हम लोग को कम लग रहा था ना कि भैया इतना रेडिएशन, उसका सिर्फ उसका 50% से भी कम रेडिएशन किसके लिए एक्टिव है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन के लिए एक्टिव है। मतलब वहां से फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन उसमें से भी जितने भी प्लांट है ना इस दुनिया के, वो सिर्फ और सिर्फ कितना करते हैं, PAR का सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% जो ये है पार्ट है, उसको क्या करते हैं वो लोग यूज करते हैं। सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अब देखो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनका एक नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटोट्रॉप्स की बात करूं, तो ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या किसी को खा के एनर्जी ले रहे हैं क्या, ठीक है, वो अपनी एनर्जी खुद से बना रहे हैं। धूप का जो धूप के रेडिएशन है क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करके। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। इतनी बातें क्लियर है। और इसको ट्रॉपिक लेवल 1 भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को ट्रॉपिक लेवल 1 भी बोलते हैं। तो अगर मैं T1 लिखूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि T1 मतलब क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1, और T1 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं। वैसे ही हर्बीवोरस क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोरस क्या हो जाएगा, T3, और ये क्या हो जाएंगे, T4। सही है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। इसके बाकी के सारे जितने हैं ना, ये सारे कंज्यूमर है। ये अपना प्रोड्यूसर है और बाकी के सारे क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर को आप क्या करो, इसमें बांट दो। जैसे ये अपना प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, क्लियर है, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अच्छा, सही है, लिख लोगे इसको, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर है इतना, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतना सब आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे आप लोग को इतना समझ गया कि T1 किसे बोलते हैं, दैट इज ट्रॉपिक लेवल 1 किसे बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें। सही है। अब इस एनर्जी फ्लो को, ठीक है, इस एनर्जी फ्लो को हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी फ्लो को हम कहते हैं दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इस एनर्जी को हम लोग फ्लो को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या, कि भैया जो सबसे पहला आपका टॉप प्रायोरिटी है वो क्या होना चाहिए, सन, ठीक है। आपका टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, सन। लाओ सन को और येलो कलर बना दे, क्योंकि येलो कलर का होता है ना, ऐसा दिखता है हम लोग को येलो कलर का। सही है। तो आपका जो सबसे पहला टॉप क्या है, दैट इज सन। फिर सन से कहां आ रही है, अपने प्लांट्स के पास आ रही है, ठीक है, प्लांट्स इसको ले रहे हैं। फिर प्लांट से एनर्जी कहां जा रही है, हर्बीवोरस के पास, हर्बीवोरस के पास। फिर हर्बीवोरस के पास किससे जा रही है, दैट इज प्राइमरी कार्निवोरस, सही है। और प्राइमरी कार्निवोरस के बाद टॉप कार्निवोरस। सही है, सी लिख देता हूं, लिख देना तुम लोग, बार बार सारी चीजें मैं लिख के नहीं दूंगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोरस है, तो इसके बाद क्या है, लास्ट हमारे टॉप कार्निवोरस है। इस रेट में क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। इस फूड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इसको समझ में आ गया हम लोग क्या बोलते हैं। लेकिन देखो ये तो हम लोग को दिखता है, ठीक है, ये फूड चेन हम लोग को दिखता है, फूड चेन। लेकिन एक ऐसा फूड चेन और है जो हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। एक ऐसा फूड चेन और है जो हम लोग को दिखता नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिस फूड चेन। देखो डेंड्राइटिस फूड चेन क्या होता है, देखो प्लांट के अंदर, देखो प्लांट ऐसा है कि कभी भी मरेगा नहीं, हमेशा अपना प्लांट पूरा का पूरा, ये जितने भी दुनिया के प्लांट है वो सारे के सारे हर्बीवोरस खा जाते हैं क्या, नहीं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी आगे चल के, ठीक है, जिनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ रहे हो, सारे के सारे प्लांट्स को हर्बीवोरस नहीं खा सकते ना, समझ रहे हो, कुछ की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन और ऐसे ही हर्बीवोरस के साथ भी होगा कि क्या सारे के सारे हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोरस खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, ठीक है। तो मतलब कुछ कार्निवोरस की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं मैं, वही तो मुझे मेरी कुछ, फॉर एग्जाम्पल इट इज एनी हर्बीवोरस, ठीक है, ये कोई भी क्या है, हर्बीवोरस। तो समझ लो, थोड़ा सा मुंह ज्यादा बढ़ गया, डायनासोर जैसा दिख रहा है, लेकिन डायनासोर नहीं है ये क्या है, एक हर्बीवोरस है। और इसकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। वैसे ही कुछ ना कुछ प्राइमरी कार्निवोरस भी होंगे। क्या सारे के सारे प्राइमरी कार्निवोरस को अपना टॉप कार्निवोरस खा सकते हैं क्या सारे के सारे लायंस को खा जाते हैं क्या, डियर, सॉरी,
डियर सारे डियर खत्म हो जाते हैं क्या लाइंस द्वारा? ऐसा नहीं होता ना, कुछ यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है, कुछ क्या हो जाते हैं यहाँ पे, मर भी जाते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अब देखो इनके अंदर जो एनर्जी थी वो तो ट्रैप हो गई ना भैया, ठीक है, इनकी जो एनर्जी थी वो तो क्या हो गई, ट्रैप हो गई। अब इस एनर्जी को वापस कौन लौटाए, ठीक है, इस एनर्जी को वापस कौन लौटाए, ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, डेट्राइटिस कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटिस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? डेट्राइटिस क्लियर है? डेट्राइटिस मतलब क्या? इट इज अ डेड बॉडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनकी क्या है, ये डेड बॉडी। तो लिख लें यहां पे, क्या है ये, डेड बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसके अंदर इनके फीसेस भी आ जाएंगे, ठीक है, इनके फीसेस मतलब क्या, इनके जो ये होते हैं, पॉटी होती है, वो भी इसके अंदर कंक्लूड हो जाएंगे कि वो भी क्या है, सारी की सारी चीजें, वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी किसके अंदर आ जाएंगी, डेट्राइटिस के अंदर आ जाए। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, यहां पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, ठीक है, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, सबसे पहले अर्थवर्म लाइक क्रिएचर अटैक करेंगे। अर्थवर्म पता है आप लोग को, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, अर्थवॉर्म अटैक करेगा, और इनको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उसके बाद इन छोटे छोटे पार्ट्स में कौन अटैक करेगा, फंगस अटैक करेगा, ठीक है, इन छोटे छोटे पार्ट्स पे कौन अटैक करेगा, फंगस अटैक करेगा। और इसके अटैक करने के बाद जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं वो वापस किसमें, ये क्या करेगा, जितने भी ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, इनको छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, वापस मिनरल्स में कन्वर्ट करवा देगा। किसमें कन्वर्ट करवा देगा, वापस मिनरल्स में। और ये मिनरल्स वापस कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे एक अलग फूड चेन दिख रही है आप लोग को, ठीक है, ये अलग अलग फूड चेन है, समझ में आ रही है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटिस, इसीलिए इस फूड चेन का नाम क्या हो गया, दैट इज डेट्राइटिस फूड चेन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट इज डेट्राइटिस फूड चेन। डेट्राइटिस फूड चेन मतलब क्या है कि जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर था, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उस पे सबसे पहले कौन एक्ट किया, हमारा प्यारा अर्थवॉर्म, ठीक है, हमारा अर्थवॉर्म एक्ट किया। फिर इस अर्थवॉर्म ने क्या किया, उस बड़े बड़े पार्टिकल्स को ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, सही है। फिर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कौन अटैक किया, आपका फंगस अटैक किया, ठीक है, कौन अटैक किया, फंगस अटैक किया, और उसने वापस इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनरल्स में, ठीक है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनरल्स में अटैक कर दिया, सही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मिनरल्स वापस सॉइल के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, सॉइल के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वापस क्या करेगा, दूसरा कोई प्लांट होगा वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डेट्राइटिस फूड चेन। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और तो और एक और बात आपको बता देता हूं, एक और फन फैक्ट बता देता हूं कि अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, ठीक है, जमीन की बात करूं, तो आपका डेट्राइटिस फूड चेन जो है ना, ठीक है, कहां लिखे, चलो यहां लिख देते हैं, आपका जो डेट्राइटिस फूड, एक सेकंड, डेट्राइटिस फूड चेन है ना, ठीक है, इट इज बिगर देन, ठीक है, ये बड़ा है ग्रेज फूड चेन से, ठीक है, मतलब जो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये वाला फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, ये वाला जो बड़ा वाला फूड चेन है, एक्चुअल में अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, टेरेस्ट्रियल की बात करूं, तो डेट्राइटिस फूड चेन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन किसके अंदर होता है, डेट्राइटिस फूड चेन के अंदर होता है। समझ में आ रही बात? तो ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए, समझा इतना, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, दैट इज फूड वेब, ठीक है। फूड वेब क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, ध्यान से समझो, आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा, एक प्लांट है, सही है। अब मैंने क्या बोला कि इस प्लांट को कोई कार्निवोरस खा रहा है, तो कार्निवोरस तो कोई भी हो सकता है ना भैया, कार्निवोरस क्या पता कोई डियर भी हो, ठीक है, कोई डियर भी हो सकता है, या फिर कार्निवोरस कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर कार्निवोरस कोई छोटे छोटे आप लोग बोल सकते हैं बर्ड्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक ही प्रोड्यूसर से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, सही है। मतलब यहां से कोई इंसेक्ट भी खा सकता है इसको, सही है, कोई इंसेक्ट भी खा सकता है इसको। फिर यहां से क्या बोला था मैंने, कोई बर्ड्स भी खा सकते हैं, ठीक है, फिर कोई डियर भी खा सकता है, सही है। इन प्लांट्स को डियर भी खा सकते हैं, बर्ड भी खा सकते हैं, इंसेक्ट भी खा सकते हैं। तो इन सबकी अलग अलग फूड चेन बनेगी, सही है। डियर को कोई और खाएगा, बर्ड को कोई और खाएगा, ठीक है। क्या डियर को खाने वाला बर्ड को खाएगा? नहीं, वो इस फूड चेन के अंदर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? क्या इंसेक्ट को खाने वाला डियर को खाने वाला खाएगा? नहीं है ना। तो इसकी कोई अलग फूड चेन बनेगी, इसकी एक अलग फूड चेन बनेगी, इसकी एक अलग फूड चेन बनेगी, सही है, और इसकी एक अलग
फूड चेन बनेगी। समझ में आ रही बात? तो एक ही चीज से, ठीक है, एक ही प्रोड्यूसर से अलग अलग फूड चेन बनने को, अलग अलग फूड चेन बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? दैट इज मैनी इंटरकनेक्टिंग फूड चेन। ठीक है, मैनी इंटरकनेक्टिंग फूड चेन फॉर्म्स फ्रॉम अ फूड वेब। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जितने भी जो इंटरकनेक्टिंग क्या है? फूड चेन है। ये देखो, ये भी इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? इट फॉर्म्स अ फूड वेब। क्लियर है? समझ में आ गया? समझा इतना? आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट मतलब क्या होता है? देखो, एकदम सिंपल सा ये है, मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया है, ध्यान दो, कोई एक एरिया है, यहां पे बड़े सारे प्लांट्स है। ठीक है, बड़े सारे क्या है? प्लांट्स है, और बड़े सारे एनिमल्स भी है। ठीक है, बड़े सारे यहाँ पे एनिमल्स है। डॉग बना लो, डॉग मेरे को बनाने नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बड़े सारे एनिमल्स है और बड़े सारे प्लांट्स है। ये जो एरिया है, ये फॉर एन एग्जांपल 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, सही है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतने सारे प्लांट है। तो अगर मैं इसके बायोमास की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं? इसके बायोमास की बात कर रहा हूं, तो कितना बायोमास होगा? फॉर एन एग्जांपल इसका 100 kg बायोमास है। ठीक है, इसका जो बायोमास है वो कितना है? 100 kg। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। टोटल बायोमास ऑफ एनी ट्रॉपिकल लेवल एट अ गिवन टाइम। क्या बोला मैंने? टोटल बायोमास ऑफ एनी ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, ऑफ एनी ट्रॉपिकल लेवल एट गिवन टाइम। ठीक है, मतलब एक गिवन टाइम के अंदर, एक गिवन टाइम के अंदर जितना भी बायोमास है, ठीक है, जितना भी बायोमास है किसी भी ट्रॉपिक लेवल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। दूसरा क्या है? दूसरा सिर्फ और सिर्फ मिनरल की बात हो रही है। देखो, स्टैंडिंग क्रॉप क्या, क्रॉप किसकी बात कर रहा है? जो ऊपर प्लांट लगे हुए, जो ऊपर एनिमल्स लगे हुए। लेकिन ये जो प्लांट कहां लगे हुए? ये एक सॉइल के नीचे लगे हुए, सही है। यहां पे एक सॉइल होगा ना, सॉइल की लेवल होगी, तो इस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन सॉइल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मिनरल्स प्रेजेंट होंगे ना, सही बात है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग स्टेट की, तो इसका फॉर्मूला, इसका मतलब क्या बनता है? दैट इज टोटल मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, टोटल मिनरल न्यूट्रिएंट अवेलेबल। मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ कर देना मेरे को। ठीक है, राइटिंग थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं ना, इसलिए बनती नहीं है। सो टोटल मिनरल न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन अ गिवन एरिया। ठीक है, इन अ गिवन एरिया, मतलब एक छोटे से गिवन एरिया में सिर्फ मैंने, देखो पूरे डेफिनेशन मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है? यहां पे मिनरल न्यूट्रिएंट है और यहां पे क्या है? दैट इज बायोमास। सही है, यहां पे क्या है? बायोमास है। तो अगर स्टैंडिंग स्टेट की बात करो, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसके अंदर कि स्टैंडिंग स्टेट आया, स्टैंडिंग क्रॉप आया। तो क्रॉप में हमेशा याद करो आप प्लांट्स की बात करोगे। ठीक है, क्रॉप में हमेशा याद करो आप लोग किसकी बात करोगे? प्लांट्स की बात करोगे, जो चीजें ऊपर प्रेजेंट होगी। और आप लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट में हमेशा किसकी बात करेंगे? हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, दैट इज आवर 10% लॉ। ठीक है, अब 10% लॉ क्या होता है? देखो, ऐसा क्या होता है इसका मतलब? ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर 10% लॉ क्या होता है? देखो, आप लोग ने फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पढ़ा होगा। क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ? कि अगर कोई एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनो, आप लोग ने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि अगर कोई एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होगी। मतलब क्या है कि अगर एक कोई स्टेट, ठीक है, कोई एक स्टेट है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वो चेंज होगी, समझ लो काइनेटिक एनर्जी में, इसमें चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो ये कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होगा। 100% एफिशिएंट नहीं होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 100 किलो जूल है, ठीक है, तो 100 किलो जूल एनर्जी डायरेक्टली इसमें 100 किलो जूल में कन्वर्ट नहीं होगी। यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ रही बात? इसीलिए जब आपके घर पे अगर फॉर एग्जांपल पंखा चल रहा है, बहुत टाइम से पंखा चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पंखा गर्म हो जाता है। या फिर अगर आप फोन बहुत टाइम से यूज कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो आपका फोन भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपके पंखे में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि आपका पंखा क्या हो रहा है? घूम रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसमें से कुछ एनर्जी, देखो 100% काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। ऐसा 100 to 100% कन्वर्जन कभी भी नहीं होता है। ऐसा कौन कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है। सही है?
तो ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, तो हम लोग बायो पे अपने वापस आते हैं। तो ये क्या कह रहा है 10% लॉ, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। देखो 10% लॉ क्या कह रहा है कि जब भी आपके ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही जाएगी। मतलब मोस्ट ऑफ द जो पार्ट ऑफ द एनर्जी होगा ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट हो जाएगा किसी दूसरे फॉर्म में। तो जैसे अपना ये है सन, ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि सन की तो इतनी सारी एनर्जी है, सब कुछ वो कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन सन से क्या कौन बनते हैं, प्लांट्स, ठीक है। अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा, इन प्लांट्स को खाएगा दैट इज हर्बीवोर, ठीक है। इन प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर। तो अगर इस प्लांट्स के पास, ध्यान से सुनो, अगर इन प्लांट्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी होगी, ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा ही कहां जाएगा, हमारे बायो अपने हर्बीवोरस के पास जाएंगे, ठीक है। हर्बीवोरस के पास सिर्फ और सिर्फ कितना जाएगा, इसका 10% हिस्सा ही जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा ये 100 किलो जूल, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी कितनी आ गई, 100 किलो जूल। इसी और जब 100 यहां से हर्बीवोरस से जब ये कार्निवोरस की तरफ जाएगा, कार्निवोरस की जाएगा, तो इसका भी सिर्फ 10% हिस्सा इसमें जाएगा। मतलब कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 किलो जूल। समझ में आ रही बात, इसमें सिर्फ कितना गया, 10 किलो जूल। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि हमेशा प्लांट की जो पॉपुलेशन है, या फिर प्लांट बोल सकते हैं, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल। सही बात है। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि डियर की, आप लोग खुद बताओ कि डियर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है एक स्पेसिफिक एरिया में, या फिर लायन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है? क्या ज्यादा होते हैं? क्या लायन 10,000 होते हैं और डियर 2 होते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं, जो डियर होते हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा है ना, और जब ये एनर्जी उस लायन तक पहुंचती है तो एनर्जी क्या हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है। इसीलिए इनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जब ये टॉप कार्निवोरस के पास पहुंचेगा ना, तो ये 10 से सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 किलो जूल। ठीक है, 10 से सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 किलो जूल। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां पे इसको मिटा देता हूं मैं, 1 किलो जूल लिख देता हूं, 1 किलो जूल। समझ में आया बात? ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि जब भी आपकी एनर्जी फ्लो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो सिर्फ उसका क्या होता है, 10% हिस्सा ही ट्रांसफर होता है, बाकी का 90%, ठीक है, बाकी का जो 90% हिस्सा है वो क्या हो जाता है, दैट इज वेस्ट। ठीक है, किस फॉर्म में वेस्ट होता है वो, हीट के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में वेस्ट होता है वो, हीट के फॉर्म में। क्लियर है? समझ में आ गया 10% लॉ? एकदम क्लियरली समझ में आ गया। आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हम लोगों को पढ़ना है। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक? दैट इज अपना एनर्जी फ्लो वाला। कहां गया? ये देखो, अपना एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट जंप करना है किसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी। अब देखो तुम लोगों को प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आ जाओ पढ़ते हैं। कहा गया प्रोडक्टिविटी। आ जाओ। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो, देखो प्रोडक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका प्राइमरी प्रोडक्शन और एक आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक आपका प्राइमरी प्रोडक्शन और एक आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनो, आपको सब समझ में आएगा। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि एक यूनिट एरिया में, ठीक है, एक यूनिट एरिया में कुछ टाइम में, ठीक है, कुछ टाइम में प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि एक एरिया है, ठीक है, समझ लो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और इसके अंदर जो बायोमास है वो 100 kg है। कितने हैं? 100 kg है। तो इस चीज को, मतलब इस टाइम पे इसका प्रोडक्शन कितना है, 100 kg है। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या बोलूंगा इसको मैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन हमेशा किस पे डिपेंड होता है, एरिया पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है हमेशा बच्चों, एरिया पे डिपेंड होता है। क्या बोला मैंने कि एक स्क्वायर किलोमीटर, एक यूनिट एरिया का कोई भी एरिया होगा, सही है, एक यूनिट एरिया होगा, उसके अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, उसके अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, वो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी वर्ड आ गया तो हमेशा बात होगी दैट इज T1 लेवल की। ठीक है, हमेशा बात होगी किसकी, T1 लेवल की। T1 लेवल क्या है, आपकी ऑटोट्रॉप्स। सही बात है, आपकी क्या है, ऑटोट्रॉप्स। तो यहां पे लिखो, डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, इंक्रीज इन बायोमास इन T1 लेवल। ठीक है, इंक्रीज इन बायोमास, एक बायोमास में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है बायोमास, कौन से लेवल में, T1 लेवल में, इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया में कितना बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। समझा? अगर बात करो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो इट इज अ रेट। ठीक है, ये बस इस चीज का रेट है, मतलब कितने टाइम में बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है जो 100 kg, फॉर एग्जांपल ये 100 kg का था। ठीक है, इसका बायोमास कितना है, 100 kg का था। तो एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद इसका बायोमास बढ़ के हो गया 1000 kg।
ठीक है, कितना हो गया, 1000 kg बढ़ गया। समझ में आ रही बात? तो यहां पे टाइम आ गया, टाइम का कंसेप्ट आ गया। जहां पे भी टाइम का कंसेप्ट है वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जहां पे टाइम का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एरिया का कंसेप्ट हो, वो क्या होता है, प्रोडक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कि जहां पे भी प्रोडक्शन की बात होती है वो क्या है, एरिया की बात करो वहां पे, और जहां पे भी आप प्रोडक्टिविटी की बात करोगे उसमें क्या होगा, टाइम की बात करना। क्लियर है? टाइम मतलब क्या, कितने टाइम में वहां का बायोमास बढ़ा। तो आओ जाओ पढ़ लो, क्या लिखा है मैंने, इंक्रीज इन द बायोमास और एट T1 लेवल। ठीक है, कौन से लेवल पे, T1 लेवल पे, इन अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहां पे देखो एक नई चीज आ गई, दैट इज पर यूनिट टाइम। देखो यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। देखो बायोमास, इंक्रीज इन बायोमास इन T1 लेवल, इंक्रीज इन बायोमास इन T1 लेवल, इन यूनिट एरिया, यहां पे भी इन यूनिट एरिया, बस एक नई चीजें बढ़ गई, दैट इज पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। नाउ लेट्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो चीजें होती है, एक आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है समझाता हूं मैं आप लोग को। देखो ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, एक साल के अंदर ये कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बना रहा है। फॉर एग्जांपल इसने एक साल में 1000 किलो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। सही है, 1000 किलो इसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। तो इस चीज को मतलब उसने पूरे साल में कितना बनाया है, कितनी कोई भी चीज प्रोड्यूस की है, ठीक है, उसको मैं कहूंगा दैट इज ग्रॉस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पीपी लिख दो चलेगा। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतना क्लियर है? अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जितना ग्लूकोज बनाया है ये सारा का सारा ग्लूकोज दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, इसमें से कुछ ग्लूकोज ये क्या करेगा, खुद की ग्रोथ में लगाएगा। ये एक प्लांट है तो प्लांट को तो ग्रो होना है ना, ठीक है, प्लांट को क्या होना है, ग्रो होना है। तो वो क्या करेगा, खुद की ग्रोथ में भी कुछ ग्लूकोज लगाएगा और कुछ ग्लूकोज वो किसमें डाल देगा, दैट इज रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है आप लोगों को पता है ना, दैट इज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज C6H12O6। पढ़ा हम लोग ने, C6H12O6। ठीक है, ये किससे रिएक्ट होता है, वाटर से, और यहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सही है, तो ये भी तो करेगा वो। सही है, मतलब ये जो एनर्जी, ये जो ग्लूकोज है, ये तो उसका क्या हो रहा है, ये एनर्जी, ये जो ग्लूकोज है ये कभी भी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ट्रांसफर होता है, हमेशा जितने भी ग्रोथ, जो ग्रोथ करवा रहा है, जो उसका प्लांट बॉडी बढ़ रहा है, उसी प्लांट बॉडी को तो दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है ना। सी, उस प्लांट बॉडी को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो ये वाला जो फूड है, ठीक है, ये ट्रांसफर हो रहा है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, यानी समझ लो, यहां पे लिख देता हूं T2 ट्रॉपिक लेवल। सही है, तो ये वाला ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी में रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए जो उसने ग्लूकोज वेस्ट किया है, वो तो नहीं जा रहा, वेस्ट तो नहीं बोल सकते ना, वो तो नहीं जा रहा दूसरे एनर्जी में। तो इसको तो मैंने ग्रॉस बोला, लेकिन अगर मुझे नेट निकालना है, ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया जितना भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन था, ठीक है, जितना भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन था उसको माइनस कर दो आपके रेस्पिरेशन रेट से। ठीक है, उसको मैं किससे माइनस कर दो, आपके रेस्पिरेशन में। मतलब आपने जितना बनाया था उसमें से जितना आपने रेस्पिरेशन में यूज किया उसको क्या करो, अगर माइनस कर दोगे तो जो भी वैल्यू आपकी बची है वो क्या हो जाएगी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने, एकदम इजीली समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यहां पे मैंने इसीलिए लिखा है दैट इज आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, रेस्पिरेटरी, आपका रेस्पिरेशन में कितना लॉस हुआ उसको क्या करो, आप अपने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन से माइनस कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी मतलब क्या है, देखो प्राइमरी में हम लोग ने T1 लेवल पे यूज किया, तो अब इसको कहां यूज कर लो, T2 लेवल पे। ठीक है, इसको कहां यूज कर लो, T2 लेवल पे। T2 लेवल मतलब क्या, आपके जो हर्बीवोरस है, ठीक है, आपके जो हर्बीवोरस है वो किसको खा रहे हैं भैया, प्लांट को खा रहे हैं। तो ये आपका T2 लेवल है, ये आपका T2 लेवल, ये आपका T1 लेवल था। सही है, ये आपका क्या था, इसको मिटा T1 लेवल। सही है, तो अगर T2 लेवल की बात करूं तो T2 लेवल में क्या होता है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग को देखने मिलता है। क्या लिखा है, दैट इज सेम टू सेम है, इंक्रीज इन बायोमास एट T2 लेवल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या मैंने क्या चेंज कर दिया, दैट इज T2 लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है, समझ में आ गया? तो सेकेंडरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन। अगर मैं ओशन की बात करूं तो देखो इस दुनिया में जितना भी प्रोडक्टिविटी होता है ना, ठीक है, वो कितना होता है, अराउंड 170 बिलियन टन ईयर। ठीक है, हम लोग को पता है कि इस धरती का, इस पूरे धरती का 70% एरिया कौन लेके बैठा है,
ओशन लेके बैठा है, ठीक है, 70%, 70 से भी ज्यादा 71% जो एरिया है वो कौन लेके बैठा है, वाटर लेके बैठा है। लेकिन फिर भी इसका जो प्रोडक्टिविटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, बहुत कम है। देखो पूरे अर्थ की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 170 है, ठीक है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सी की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 55, और हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 115। मतलब देख रहे हो ये सिर्फ 30% एरिया इसके पास, फिर भी ये कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है। और हमारे सी के पास इतना सारा एरिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? तो इसके कुछ दो रीजन है, वो आप लोग को पढ़ने हैं। कौन कौन से दो रीजन है, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से दो रीजन है। दैट इज सनलाइट पेनिट्रेटेड अप टू ओनली 15 मीटर। आपकी जो सनलाइट है वो ओशन के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो अगर आपकी सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंचेगी तो आपके अंदर के प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, और अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं बनेगी तो फूड चेन कैसे बन पाएगी? सही बात है, अगर फूड चेन ही नहीं बनेगी तो प्रोडक्टिविटी का किस्सा ही खत्म। सही है, ठीक है, आपके प्रोडक्टिविटी का हिस्सा ही खत्म हो गया। सही बात है। नेक्स्ट रीजन क्या है, दैट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आपके सी के अंदर, ठीक है, सी वाटर की बात करूं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने मिलती है, खास करके फास्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने मिलती है किसके अंदर, ओशंस के अंदर। इसीलिए ओशन का जो योगदान है वो ज्यादा नहीं है। 170 में से सिर्फ और सिर्फ कितना योगदान है उनका, 55 टन का, ठीक है, 55 बिलियन टन का। ये लिख लेना तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 55 बिलियन टन पर ईयर। वही चीज यहां पे भी आ जाएगी, ठीक है, 155 बिलियन टन ईयर। सही बात है, ठीक है। तो समझ गया, इतना पार्ट आप लोगों को समझ गया। यहां पे हम लोग ने दो चीजें कवर कर लिए, कौन कौन सी, यहां पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था, पूरा लेसन इतने में खत्म हो जाने वाला है, जिसमें मैंने एनर्जी फ्लो पढ़ा दिया आप लोग को। सबसे पहले ये डिस्कस किया हम लोग ने, और इसके बाद हम लोग ने डिस्कस कर लिया दैट इज प्रोडक्टिविटी। दो चीजें और बची है, दैट इज डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल। ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को आज के लेक्चर में बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। सो लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे ये सारी चीजें पढ़ते हुए। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, अगर नए आए हो तो, और हमारे जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना। क्लियर है? जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर देना, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट उसके ऊपर आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।